आज हम उत्तर भारत का मैदान, हिमालय के दक्षिण में, और प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसके उत्तर में। हिमालय के दक्षिण में, पठार के उत्तर में जो मैदानी क्षेत्र है उसे उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। तो आज हम उत्तर भारत का मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम तटीय मैदान पढ़ाएंगे क्योंकि ये ज्यादा रुचिकर है। ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार का उच्चावच, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उच्चावच। ठीक, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट पहाड़ी। पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो तटीय क्षेत्र है उसे हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। यहाँ पर इसी पर मुंबई बसा हुआ है। मुंबई, कोच्चि, सूरत वगैरह शहर पश्चिमी तटीय मैदान पर बसे हुए हैं, समुद्र के किनारे। और पूर्वी घाट के पूर्व में जो तटीय मैदान है उसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। जैसे यहाँ पर चेन्नई, विशाखापट्टनम वगैरह, भुवनेश्वर जैसे शहर यहाँ पर बसे हुए हैं पूर्वी तटीय मैदान पर। तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इन दोनों का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों ने किया है। प्रायद्वीपीय पठार से अनेक नदियां निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां बहुत ही प्राचीन काल से बहती रही हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार से, बहुत ही लंबे समय काल में। नदियों का काम है पहाड़ों को काटकर मिट्टी बहाना। नदियां पहाड़ों को काटकर बालू और मिट्टी बहाती रहती हैं। तो नदियों ने प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काटकर उसकी मिट्टी और बालू को बाहरी क्षेत्रों में फैला दिया है। उसी के चलते यानी प्राचीन भूखंड सिर्फ इतना ही था जो लाल घेरे से है। लाल घेरा आप देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। मूल भूखंड यही है, लेकिन नदियों ने इसे काट काट कर समुद्र की तरफ जमीन को आगे बढ़ा दिया। समुद्र की तरफ जमीन को आगे बढ़ा दिया। कैसे? नदियां काटकर मिट्टी और बालू ले जाती हैं। तो नदियों के ऐसे जो नदियां बालू और मिट्टी काटकर बहा कर ले जाकर कहीं जमा कर देती हैं उसे हम कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ मतलब जल के साथ जो बहाकर लाया जाता है और उड़ा दिया जाता है। उड़ा मतलब बिछा दिया जाता है, तो उसे हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण नदियों ने अपने जलोढ़ निक्षेप के माध्यम से किया है। पहले हेडिंग डालेंगे तटीय मैदान, फिर जो भी बताया कि नदियों ने जलोढ़ निक्षेप से इसका निर्माण किया है वो लिखेंगे। उसके बाद अब हेडिंग डालिए पश्चिमी तटीय मैदान। हेडिंग आपने डाला पश्चिमी तटीय मैदान। पहला पॉइंट, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है या केप केमोरिन तक है। केप केमोरिन या कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिक्ष, तीन नाम है। केप केमोरिन, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिक्ष। तो गुजरात से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक है। ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे ज्यादा चौड़ाई नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर है। नर्मदा ये है और नीचे वाली तापी नदी है। दोनों नदी का जो मुहाना वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात से लेकर गोवा तक, गुजरात तट, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। गुजरात में भी इसका कुछ हिस्सा है जिसे हम गिर मांडवी पहाड़ियां कहते हैं। गिर और मांडवी पहाड़ियां तो गुजरात में ये हैं। गिर क्षेत्र का पठार है ये। तो इसके बाहर जो ये तटीय क्षेत्र है ये गुजरात का तट है। तो पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गोवा तक के भाग को हम कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट। नेक्स्ट पॉइंट, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक कन्नड़ तट लिखा हुआ है। और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट। मालाबार तट का अधिकांश हिस्सा केरल के अंतर्गत आता है, यानी केरल तट को आप क्या कहेंगे? मालाबार तट। जो भी मैं बोलता हूँ और जैसे भी बोलता हूँ वो लिखा करिए। ठीक है। मालाबार तट। मालाबार तट पर अनेक लगून झीलें पाई जाती हैं। लगून, मालाबार तट पर अनेक लगून झीलें पाई जाती हैं। अब ये लगून झीलें क्या होती हैं? समुद्र का वो हिस्सा, समुद्र का वो जल जो जमीन के अंदर तक घुसा हुआ है। यानी अगर इसे आप पश्चिमी तट माने तो हम थोड़ा बड़ा करके दिखा दें। समुद्र का वो जल, ये पश्चिमी तट है, ये है केरला, है ना, ये केरला का तट है। तो केरला में जो समुद्र का जल अंदर की तरफ घुसा हुआ है ना, यानी समुद्र से अगर आप नाव लेकर आए तो इस झील में घुस जाएंगे यहाँ तक। यानी
यहाँ पे आप नाव पर बैठेंगे और सवारी करते हुए समुद्र तक जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे झीलों को हम कहते हैं, समुद्र का वो जल जो भूभाग से चारों तरफ से घिरा हुआ है, भूभाग से या जमीन से चारों तरफ से घिरा हुआ, उसे हम कहते हैं लैगून झील। स्वाभाविक रूप से लैगून झील खारी झीलें होंगी, क्यों? क्योंकि उसमें जो जल होता है वो समुद्र के संपर्क में होता है, इसके चलते उसका जल खारा होता है। ठीक है, अब आप समझ गए लैगून झील। लैगून झील की विशेषता ये होती है कि इसका जो मुहाना है, देखिए पानी का काम क्या है, समुद्र तट पर लहरें बहती रहती हैं, समुद्र तट पर हर 1 मिनट में एक लहर आती है ना। तो समुद्र का जो पानी है वो जो समुद्र की तली है, समुद्र की तली को काटकर समुद्र की लहरें किनारे पर लाती रहती हैं, यानी बालू और मिट्टी को काटकर लहरें किनारे पर लाती रहती हैं। ठीक है, तो इसके चलते समुद्र जो है, समुद्री लहरें लैगून का जो मुहाना है उसे बंद करने का प्रयास करती रहती हैं। क्यों? ये ऐसे बंद हो जाता है धीरे धीरे, देख रहे हैं, धीरे धीरे लैगून का जो मुहाना है वो सकरा होता जाएगा। कैसे? क्योंकि समुद्र की तरंगें निक्षेप लाती हैं समुद्र में से, निक्षेप मतलब अवसाद, कीचड़, उस कीचड़ के चलते एक लंबे समय तक जो लैगून का मुहाना है वो धीरे धीरे बंद होता जाता है ना। अब आप समझ के लैगून झीलें, तो मालाबार तट पर कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए केरल में वेम्बानाड झील, वेम्बानाड झील और अष्टामुदी झील, वेम्बानाड झील और अष्टामुदी। देखिए यहाँ मैंने 2 बनाया है, केरल में वेम्बानाड झील और अष्टामुदी झील। केरल में स्थानीय रूप से लैगून झीलों को कयाल कहते हैं, केरल में स्थानीय रूप से लैगून झीलों को कयाल कहते हैं, है ना। कयाल क्या है? क्वेश्चन, कयाल क्या है? केरल की लैगून झीलें हैं, खारे पानी की झीलें। ओके, ठीक। अब हेडिंग आप डालिए पूर्वी तटीय मैदान। अभी रुकिए, पश्चिमी तटीय मैदान की एक विशेषता और है, चूंकि प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी भाग है जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी किनारा है वो कगार नुमा है, यानी पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी कगार है या प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो पश्चिमी कगार है उसका ढाल बहुत ही तीव्र है। ठीक है, तो ढाल तीव्र होने के चलते पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो चूंकि बहुत ही तीखे ढाल से होकर बहती हैं, इसलिए वो बहुत ही तीव्रगामी होती हैं, अर्थात बहुत ही वेग से बहती हैं, बहुत ही रफ्तार से बहती हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर अर्थात अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां बहुत ही तीव्र ढाल से बहती हैं, इसलिए बहुत ही तीव्रगामी होती हैं। ठीक है, इसलिए जो तीव्रगामी नदियां होती हैं वो तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। डेल्टा का और डेल्टा की विस्तृत विशेषताएं मैं नदी वाले चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल इतना समझिए कि पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी, एस्चुअरी को दूसरे हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। नद मतलब नदी, मुख मतलब उसका मुहाना, नदी का मुहाना कैसा होता है? ज्वारी हो जाता है, ज्वार नदमुख। जब नदी बहुत ही तेजी से समुद्र में प्रवेश करती है एक तीव्र ढाल से बहते हुए, तो एक तो उसका रफ्तार बहुत ही तेज होता है, तो नदी का जल क्या करता है कि समुद्र के पानी को पीछे ढकेलने का प्रयास करता है। नदी का पानी जैसे ही अपने मुख पे पहुंचता है, नदमुख मुहाने पर पहुंचता है अपने, तो समुद्र के पानी को पीछे ढकेलता है। ठीक है, तो वहां पे एक ज्वारी स्थिति बन जाती है, यानी वहां पे बहुत हलचल होता है, जल में शोर होता है बहुत तेज, क्योंकि नदी समुद्र के पानी को पीछे ढकेलने का प्रयास करती है, उसके चलते बहुत ही शोर होता है, हलचल नुमा इलाका होता है, उसे हम कहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियां बहुत ही तीव्र ढाल से बहकर आती हैं, इसलिए एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में नर्मदा और तापी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। इसी प्रकार कर्नाटक में 3 नदियां बहती हैं, अभी नदी वाले चैप्टर में विस्तृत जानकारी दूंगा, फिलहाल यहाँ पे लिख लीजिए। इसी प्रकार कर्नाटक में 3 नदियां हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में मांडवी,
जुआरी, मांडवी, जुआरी और शरावती। मांडवी, जुआरी, कर्नाटक में मांडवी, जुआरी और शरावती। मांडवी और जुआरी गोवा में, मांडवी और जुआरी गोवा में, और कर्नाटक में शरावती। ठीक है, इसी प्रकार गोवा में मांडवी जुआरी नदियां और कर्नाटक में शरावती नदियां भी ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार केरला में भरतपुझा और पेरियार नदियां भी ज्वार नदमुख का निर्माण या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अक्सर नदियां पूछ लिया जाता है। शरावती नदी किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? जुआरी नदी के तट पर है ना। जुआरी और मांडवी नदियां किस राज्य में बहती हैं? गोवा में बहती हैं, है ना। ये सभी नदियां यहाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और जैसे ही निकलती हैं इन्हें अपना लक्ष्य मिल जाता है, अर्थात समुद्र। यहाँ से निकलती हैं और समुद्र में जाके मिल जाती है। छोटी छोटी नदियां, यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी सैकड़ों नदियां बहती हैं। तो जो प्रमुख नदियां थी यहाँ की भरतपुझा, पेरियार हमने बता दिया केरला में, गोवा में मांडवी जुआरी, कर्नाटक में शरावती, और यहाँ पे हालांकि पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियों में दो सबसे लंबी नदियां हैं, नर्मदा और तापी। ऐसी दो नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली जो कि लंबी नदियां हैं, है ना, नर्मदा और तापी। ये भी एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अगला हेडिंग आप डालेंगे पूर्वी तटीय मैदान। अगला हेडिंग आप डालिए पूर्वी तटीय मैदान। हुगली नदी के मुहाने से लेकर, यहाँ पे हुगली नदी बहती है, हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में है, दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, उड़ीसा में पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल तट कहते हैं। उत्कल, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान उसमें उत्कल शब्द आता है, वो उड़ीसा का द्योतक होता है। ठीक है, तो उड़ीसा में उत्कल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं। देखिए, पश्चिमी तट की नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं और पूर्वी तट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझा देते हैं, हालांकि इसका विस्तृत विवरण डेल्टा का हम नदियों वाले चैप्टर में देंगे। तो पूर्वी तट पर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा। तो फिलहाल यहाँ पे ये लिखिए कि उड़ीसा में उत्कल तट, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का जो भूभाग है, बीच का जो मैदान है, उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तमिलनाडु का जो तटीय मैदान है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट अक्सर पूछता है तमिलनाडु में, और मालाबार तट केरला में। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान पर भी कुछ लैगून झीलें हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर भी कुछ लैगून झीलें हैं, जैसे उड़ीसा में चिल्का झील और आंध्र में पुलिकट झील। ये देखिए उड़ीसा में ये हमने बनाया है लैगून झील। भूभाग से घिरा हुआ जो समुद्र का जल है उसे हम कहते हैं लैगून झील। तो उड़ीसा में जो लैगून झील है उसे हम कहते हैं चिल्का। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लैगून झील है। देखिए ये है तमिलनाडु की सीमा। ठीक है, ये तमिलनाडु की सीमा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा यहाँ पे है। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ठीक सीमा पर बीचों बीच स्थित है पुलिकट झील, लैगून झील है। खारे पानी का झील होगा स्वाभाविक रूप से, समुद्र का पानी उसमें। तो आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील, हालांकि ये झील आता है आंध्र प्रदेश के क्षेत्राधिकार में। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है। झील के बीचों बीच एक द्वीप है ना, ऐसे लाल रंग से हम बना के हम दिखा सकते हैं। पुलिकट झील के बीचों बीच एक द्वीप है, वो है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही इसरो का
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां पर इसरो अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालित करता है, अर्थात रॉकेट छोड़ता है, जहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो ये हो गया 2 लैगून झीलों के नाम मैंने बताया पूर्वी तटीय मैदान पर, चिल्का और पुलिकट। नेक्स्ट पॉइंट, जहां पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, वहीं पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, संक्षेप में इसे समझ लीजिए। डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते नदी जिस रास्ते पर बह रही है उसका ढाल बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, यह है पश्चिमी घाट के सहारे पश्चिमी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियों का ढाल बहुत ही तीव्र है ना, इसलिए एस्चुअरी का निर्माण करती है। पूरब की ओर बहने वाली नदियों ने पूर्वी घाट को बीच बीच में काट दिया है, देख रहे हैं। जैसे महानदी और गोदावरी नदियों ने गोदावरी और कृष्णा नदियों ने पश्चिमी घाट को यहाँ पे काट दिया है, काट कर गहरा कर दिया है। उसके चलते नदियां ऊपर से न बहकर अपनी घाटी में बहती हैं, अर्थात गहरा कर दिया अपनी घाटी को, देख रहे हैं। तो अपनी घाटी में बहती हैं, तो इसके चलते नदियां जिस ढाल से होकर बहती हैं वो ढाल बहुत ही मंद हो जाता है, तीव्र ढाल नहीं होता। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान की नदियों का ढाल बहुत ही तीव्र है और इनका ढाल मंद है। तो नदियों का काम है पहाड़ों से या पठारों से मिट्टी काटकर, बालू काटकर बहाना। तो जो मिट्टी और बालू उससे बहाकर लाती है उसे हम कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। तो पूर्वी तटीय मैदान पर आने वाली जो नदियां हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये जलोढ़ निक्षेप को अपने मुहाने पर जमा कर देती है। क्यों? क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत ही स्लो होती है, इतना वेग नहीं होता है कि उसे समुद्र में बहा पाए। उनका वेग बहुत ही कम हो जाता है। समुद्र के मुहाने पर पहुंचते पहुंचते नदी का, जहां नदी और समुद्र का मिलन होता है, एक तरफ तो समुद्र की लहरें उठती हैं, दूसरी तरफ नदी भी आ रही है। तो इस तरह से समुद्र की लहरों और नदियों में संघर्ष बहुत ही बढ़ जाता है। इस संघर्ष के चलते नदियों का वेग बहुत ही, रफ्तार, उनकी पानी का रफ्तार और वेग बहुत ही घट जाता है। नदियां अपने जल को भी पूरी तरह से बहा नहीं पाती। यही कारण है कि तट तक पहुंचने से पहले ही नदी सैकड़ों धाराओं में बट जाती है। यह है तट, ये आ रही है नदी, है ना, ये है समुद्र, ये है समुद्र। नदी का वेग इतना ज्यादा घट जाता है समुद्र तक पहुंचते पहुंचते कि नदी अपने जल को भी ढंग से बहा नहीं पाती। इसके चलते नदी का जल सैकड़ों धाराओं में बट जाता है ना। नदी तट तक पहुंचते पहुंचते सैकड़ों धाराओं में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे तट एकदम समतल हो जाता है। नदी समझ नहीं पाती कि हम किस धारा में बहे। ढाल तीव्र है तो धारा बनी रहती है, ढाल बिल्कुल मंद है तो कई धाराएं बन जाती है ना। तो सभी धाराओं में निक्षेप है, जलोढ़ निक्षेप। सभी धाराओं में क्या है? जलोढ़ निक्षेप। तो जहां जहां पर नदी की धाराएं पहुंचती हैं, अलग अलग धाराएं, नदी अपने पानी के साथ साथ जलोढ़ निक्षेप, जो गाद या मिट्टी लिए रहती है, नदी गाद भी कहते हैं, उसे यही तट पर बिछा देती है, चारों तरफ फैला देती है। इतना वेग नहीं होता है कि समुद्र में ले जा सके उसे। असहाय होकर अपने गाद को वहीं पर समुद्र के तट के पहले ही छोड़ देती है। तो एक उठा हुआ क्षेत्र बन जाता है। उठा हुआ मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ क्षेत्र, नदियों के जलोढ़ निक्षेप के चलते उसे हम डेल्टा कहते हैं। इसकी आकृति डेल्टा की तरह होती है, इसकी आकृति डेल्टा की तरह होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है। डेल्टा की एक विशेषता है कि नदी जो जलोढ़ निक्षेप लाती है वो धीरे धीरे जलोढ़ निक्षेप समुद्र की ओर बढ़ता रहता है। यानी डेल्टा हमेशा समुद्र की तरफ बढ़ता रहेगा। अगर डेल्टा कल यहाँ था तो लाखों साल बाद बढ़ के यहाँ हो जाएगा, यानी तट यहाँ तक पहुंच जाएगा, है ना। और ज्यादा, जब हजारों साल बाद, लाखों साल बाद नदी और ज्यादा मिट्टी काट कर लाएगी तो डेल्टा बढ़कर कहां तक हो जाएगा? यहाँ तक हो जाएगा। यानी नदी धाराएं यहाँ तक चली आएंगी। क्यों? क्योंकि नदी लगातार मिट्टी काट कर ला रही है पहाड़ों से। ये सारी मिट्टी कहाँ जाएगी? समुद्र की तरफ बढ़ेगा। यही कारण है कि जहां आप डेल्टा क्षेत्र देखते हैं वहां पे जमीन समुद्र की ओर बढ़ा हुआ है। आप मेरे मैप पे विश्वास न करिए तो अपने मैप को खोलकर देखिए एटलस में या दीवार पर जो टंगा है मानचित्र, जहां गोदावरी का मुहाना है या महानदी का मुहाना यहाँ पे है ना। महानदी का मुहाना है
जहां गोदावरी का डेल्टा है, कृष्णा का डेल्टा है और कावेरी का डेल्टा है, वहां पे आप देखिए जो तट है समुद्र की ओर आगे की ओर निकला हुआ है। देखिए आगे की ओर निकला हुआ है। ऐसा कैसे हुआ? नदियों ने मिट्टी काट कर लाई है, नदियों ने, और समुद्र की ओर मिट्टी को आगे बढ़ा दिया, यानी पाट दिया है समुद्र को आगे की तरफ। तो इससे डेल्टा बन जाता है। डेल्टा में नदियों का रफ्तार बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि सैकड़ों धाराओं में बढ़ जाती है नदी, लेकिन निक्षेप खूब बिछाती है चारों तरफ, जलोढ़ निक्षेप, बालू और मिट्टी। समझने को तो आप समझ ही गए। इसे अपनी भाषा में लिख लीजिए या नदियों वाले चैप्टर में फिर से आएगा। तो यहाँ फिलहाल जानकारी ये थी कि पश्चिमी तट की नदियां जहाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वहीं पूर्वी तट की नदियां अपने मुहाने पर जलोढ़ निक्षेप डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि नदियों का वेग पूर्वी तट पर इतना कम हो जाता है कि नदी सैकड़ों धाराओं में विभक्त हो जाती है और सैकड़ों धाराओं के साथ साथ अपने जलोढ़ निक्षेप को समुद्र तट पर चारों तरफ बिखेर देती है। ओके, ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण सैकड़ों नदियों के डेल्टाओं से हुआ है। यहां हमने 4 ही नदियां दिखाई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूर्वी तट पर 4 ही नदियां बहती हैं। आप एटलस में खोलकर देखिए आंध्र प्रदेश राज्य के तट को, तमिलनाडु के तट को, छोटी छोटी सैकड़ों नदियां आपको दिखाई देंगी। तो पूर्वी तट का मैदान सैकड़ों नदियों के डेल्टा क्षेत्रों से मिलकर हुआ है, इसलिए ये जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है। इस जलोढ़ निक्षेप में नदियां प्रतिवर्ष बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं। यही कारण है कि पूर्वी तटीय मैदान बहुत ही उपजाऊ है। ये धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से कोरोमंडल तट पर कावेरी और अन्य नदियों की घाटियों में धान की खेती खूब होती है। कावेरी और अन्य तमिलनाडु की नदियों की घाटी में धान की खेती खूब होती है ना। ये पूरा भूभाग ही धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में महानदी का जो घाटी है, ये देखिए वो मैदानी क्षेत्र है पठार के बीचों बीच। महानदी की घाटी छत्तीसगढ़ में, महानदी की घाटी भी पूर्वी तट से जुड़ी हुई है। तो ये पूरा बेल्ट जो है धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। पीछे मैंने इसे बताया है प्रायद्वीपीय पठार के दूसरे वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अब आप पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान को समझने के लिए पहले इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। यह है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, और यह है लघु हिमालय, और यह है शिवालिक, है ना। वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। यहां से नदियां निकलती हैं। नदियां हिमालय से काटकर बहुत बड़े बड़े शिलाखंडों को काट कर लाती हैं। इतने बड़े बड़े शिलाखंड की जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे से भी बड़े आकार के शिलाखंड। नदियां बहुत बड़े बड़े आकार के शिलाखंडों को बहा कर लाती हैं 2 कारणों से। एक तो पहाड़ों से काटती है शिलाखंड। बहा कैसे लेती हैं? क्योंकि यहाँ नदियों का पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल बहुत ही तीव्र होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों का ढाल इतना तीव्र होता है कि बहुत बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर लाती हैं। लेकिन जैसे ही शिवालिक के निचले क्षेत्रों पर पहुंचती हैं, किसी पर्वत का जो निचला क्षेत्र होता है उसे हम गिरिपाद कहते हैं। गिरि मतलब पर्वत, पाद मतलब पैर। तो शिवालिक का जो गिरिपाद प्रदेश है, अर्थात शिवालिक का जो मैदान के पास लगा हुआ क्षेत्र, निचला क्षेत्र, इसे हम गिरिपाद कहते हैं। गिरि अर्थात पर्वत। तो नदियां बहकर आती हैं, बड़े बड़े शिलाखंडों को लाती हैं और शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में इन शिलाखंडों को जमा कर देती हैं। ठीक है, शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में शिलाखंडों को जमा कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैदान का ढाल इसके बाद नदियों का जो ढाल है वो बहुत ही कम हो जाता है। इस कम ढाल पर नदी अपने शिलाखंडों को नहीं बहा सकती है। क्यों? कम ढाल पर जब समतल मैदान आ जाता है, हिमालय के दक्षिण में जो समतल मैदान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ऐसे कल्पना करेंगे। ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ साउथ। तो जैसे ही ढाल एकदम कम हो जाता है तो नदियों का वेग अचानक घट जाता है। कम वेग वाली नदी में इतना ताकत नहीं होती कि बड़े बड़े शिलाखंडों को बहा सके। यही कारण है कि नदियां जिन शिलाखंडों को हिमालय से काटकर बहाकर लाती हैं उन्हें शिवालिक के गिरिपाद प्रदेशों में लाकर छोड़ देती हैं और छोड़ने के बाद नदियों का जल आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि नदियों का वेग बहुत ही कम है, इसलिए शिलाखंडों के लिए छोड़ देती हैं।
ठीक है, तो ये शिलाखंडों वाला जो क्षेत्र है इसे भाबर कहते हैं। क्या? भाबर प्रदेश। ये उत्तर भारत के मैदान के तहत ही आता है। उत्तर प्रायद्वीपीय भारत का पठार के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो संकरा मैदान दिखाई दे रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो शिलाखंडों वाला क्षेत्र है शिवालिक के दक्षिण में, देखिए शिवालिक के दक्षिण मैंने काले रंग से गोल 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 वाली रेखा बनाई है, गोल गोल। ये लाल रंग की रेखा शिवालिक है, समझने के लिए लाल रंग की रेखा शिवालिक है। जो काले काले रंग की रेखा है, गोल गोल बनाया है मैंने, वो भाबर प्रदेश है ना। तो भाबर प्रदेश, इसे भाबर प्रदेश कहते हैं। भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश की विशेषता है कि शिलाखंडों के बीच में गैप होते हैं, सैकड़ों शिलाखंडों के बीच में दरारें होती हैं, गैप होते हैं, क्योंकि शिलाखंड गोल गोल है। गोल गोल शिलाखंड आप रखेंगे तो बीच में गैप मिलेंगे। तो नदियों का जल शिलाखंडों के गैप में प्रवेश कर जाता है, जिससे सतह पर नदी दिखाई नहीं देती है। आप यहाँ सतह पर देखेंगे जमीन के ऊपर तो नदी गायब है। क्यों? क्योंकि नदी शिलाखंडों के दरारों में से नीचे से बहने लगती है। तो यानी भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, अपने ही द्वारा बहाकर लाई है शिलाखंडों को, और उन्हीं शिलाखंडों में नीचे विलुप्त हो जाती हैं नदियां। श्योर? ओके। तो इसे भाबर कहते हैं। अब भाबर में से जब नदियां बाहर निकलती हैं, एक तो चट्टानों में, यहां से लेकर सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश सिंधु नदी से लेकर शिवालिक की गिरिपाद प्रदेश में तीस्ता नदी तक पाया जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब भाबर प्रदेश से नदियां बाहर निकलती हैं तो नदियां चट्टानों से, इन शिलाखंडों के कारण नदियों का जल बहुत ही तीतर बीतर हो चुका रहता है। शिलाखंडों के कारण नदी किसी स्पष्ट धारा के रूप में नहीं रह जाती है। शिलाखंडों के कारण, भाबर प्रदेश की शिलाखंडों के कारण नदियों का जल बहुत ही तीतर बीतर हो जाता है। जैसे ही भाबर प्रदेश से नदी का जल बाहर निकलता है तो नदियों का जल चारों तरफ फैल जाता है। क्यों? शिलाखंडों से टकराकर नदियों का जल इतना तीतर बीतर हो जाता है कि भाबर प्रदेश से बाहर निकलते ही नदियों का जल बिल्कुल तीतर बीतर हो जाता है। इसके चलते एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। कहां से कहां तक? सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। भाबर प्रदेश के दक्षिण में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाबर से निकलते ही नदियों का जल बहुत ही तीतर बीतर हो जाता है ना। तो ये इतना दलदली क्षेत्र है कि यहाँ पर रेंगने वाले जीव जंतु बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं अजगर नुमा, सांप नुमा प्राणी, बिच्छू नुमा प्राणी, और मगरमच्छ टाइप के दलदल में रहने वाले जीव, और ये मच्छरों का इलाका होता है। बहुत बड़े बड़े मच्छर, एक उंगली के आकार के मच्छर होते हैं। तो यहाँ पे बीमारियां बहुत फैलती हैं। ये रहने लायक इलाका नहीं होता। जो तराई क्षेत्र है, ये जो दलदली क्षेत्र होता है, भाबर प्रदेश के बाद जो दलदली क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं तराई का क्षेत्र। जो दलदली क्षेत्र है, शिवालिक, भाबर, तराई, जो नीले रंग की रेखा है वो तराई क्षेत्र है। तो ये दलदली क्षेत्र होता है, बहुत बीमारियों का गढ़ होता है ना। यहाँ इसे नेपाल की तराई कहते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के पास, क्योंकि उत्तर प्रदेश से नेपाल लगा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं? नेपाल की तराई। तो ये हो गया तराई क्षेत्र। इसके बाद फिर मैदान के 4 भाग हैं, भाबर, तराई, और तराई के बाद जो समतल मैदान है उसे हम कहते हैं ये पूरा क्षेत्र। भाबर, तराई और समतल मैदान में 2 क्षेत्र हैं, बांगर और खादर। आइए बांगर खादर को समझ लीजिए। मैदान सर्वत्र एक जैसा ऊंचा नहीं होता। मैदान में कुछ निचले क्षेत्र होते हैं, है ना। मैदान का जो बेसिन वाला इलाका है, थाला वाला इलाका, नदी उसमें बहना पसंद करती है। ये जो बेसिन वाला इलाका है, गहरा वाला इलाका, नदी इसमें बहना पसंद करती है, ऐसे। क्यों? क्योंकि जल हमेशा गहराई वाले क्षेत्रों में बहता है और किनारे वाले हिस्से जो है ऊंचे हैं, है ना। तो नदी जिस घाटी में बहती है वो एक थालानुमा इलाका होता है। जैसे कि संगम क्षेत्र देख लीजिए, गहरा इलाका है। इसी तरह कहीं भी गंगा नदी को देखिए, गहरे इलाके में बहती है। तो बाढ़ के समय नदियों का जल, जब मानसून आता है तो इतना बरसात होता है कि नदियों में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, तो नदी अपनी घाटी को पार करके बाहर निकल जाती है, चारों तरफ उसका जल फैल जाता है, उसे हम कहते हैं बाढ़। तो नदी का बाढ़ का पानी जहां जहां तक पहुंचता है, नदी का बाढ़ का पानी
उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी के बहाव के साथ साथ नदी के बाढ़ का पानी जहां जहां तक पहुंचता है उसे हम कहते हैं, ये वाला क्षेत्र गंगा नदी के बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं। आसपास के जितने क्षेत्र हैं वो गंगा नदी के बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं मानसून क्षेत्र में, तो उसे हम खादर क्षेत्र कहते हैं। खादर, ये है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र की विशेषता है कि हर साल बाढ़ के पानी से भर जाता है। बाढ़ का पानी अपने साथ क्या लाता है बहाकर? पहाड़ों से काटकर मिट्टी, यानी हर साल यहाँ पर नई मिट्टी बिछ जाती है। जो खादर क्षेत्र है, नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये वाला गहरा वाला इलाका, इस पूरे क्षेत्र में नदी हर साल नई मिट्टी लाकर नया जलोढ़ निक्षेप लाकर बिछा देती है, या नई मिट्टी लाकर बिछा देती है। यानी हर साल यहाँ के आसपास, नदी के आसपास की भूमि जो है उपजाऊ हो जाती है, यानी इसकी उर्वरक क्षमता घट ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हर साल पहाड़ों से जो खनिज युक्त उपजाऊ मिट्टी है काट कर लाती है गंगा नदी और आसपास के क्षेत्रों में बिछा देती है बाढ़ के पानी के माध्यम से मानसून काल में। तो इससे ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, हर साल नई मिट्टी आ जाती है ना, क्योंकि बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। अब जो ऊंचे वाले इलाके हैं, ये वाला इलाका कहलाएगा बांगर क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, मैं मैदान की बात कर रहा हूँ, प्रादेशिक पठार के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो चौड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है सकरा सा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नदी से दूर वाले इलाके, उत्तर में दक्षिण में जो गंगा नदी से दूर वाले इलाके हैं उसे हम बांगर कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, ऊंचाई पर स्थित इलाका है, यानी ये पुराने जलोढ़ का क्षेत्र है। भाई पूरे गंगा मैदान का निर्माण नदियों ने जलोढ़ निक्षेप से ही किया है। जो पूरा गंगा का मैदान है, यानी सिंधु का मैदान, गंगा सतलज का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस पूरे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण नदियों ने ही जलोढ़ निक्षेप से किया है। यानी अतीत काल में सैकड़ों हजारों नदियां यहाँ बहती रही हैं, लेकिन अभी पुराने जलोढ़ का निक्षेप है, अर्थात यहाँ पे कोई नदी इसमें प्रवाहित नहीं होती है। और गंगा, सतलुज, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपने बाढ़ के पानी को नहीं पहुंचा पाती। तो ये पुराने जलोढ़ का क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी हर साल नई नहीं हो पाती है, पुरानी मिट्टी, पुराना जलोढ़ है ये, तो इसलिए ये कम उपजाऊ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो उत्तर भारत का मैदान 4 भागों में बटा हुआ है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। हेडिंग डालिए उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान में पहला पॉइंट है, उत्तर भारत के मैदान में पहला पॉइंट लिखिए कि उच्चावच की दृष्टि से उत्तर भारत के मैदान को हम 4 भागों में बांटते हैं। आपने समझ लिया है? अब मैं लगातार लिखवा देता हूं। भाबर, पहला भाबर प्रदेश। उच्चावच की दृष्टि से उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में बांटते हैं, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और चौथा है खादर प्रदेश, है ना? चौथा है खादर प्रदेश। पहला लिखिए बांगर प्रदेश। हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से बड़े बड़े शिलाखंडों को काट कर लाती हैं और उन्हें बहाकर शिवालिक के, जो चित्र बनाया था शिवालिक वाला उसे बना लीजिएगा, और उन्हें शिवालिक के गिरिपाद प्रदेशों में लाकर छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि मैदानों में पहुंचते ही ढाल बहुत ही कम हो जाता है, जिससे नदियां उन शिलाखंडों को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। इसके चलते नदियां इन शिलाखंडों को तराई के गिरिपाद प्रदेशों में छोड़ देती हैं। इस प्रदेश को हम कहते हैं भाबर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, भाबर प्रदेश सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है। शिवालिक के दक्षिण में भाबर प्रदेश, शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के समानांतर सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जब भाबर प्रदेश में पहुंचती हैं तो बड़े बड़े शिलाखंडों के मध्य प्रवेश कर जाती हैं, जिसके चलते नदियां सतह पर ऊपर विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि नदियों का जल शिलाखंडों के नीचे से होकर प्रवाहित होने लगता है। भाबर प्रदेश की विशेषता है कि नदियों का जल सतह पर विलुप्त हो जाता है। अब हेडिंग डालिए। नेक्स्ट पॉइंट है भाबर प्रदेश में खेती के लायक नहीं है, क्योंकि शिलाखंडों का इलाका है, यहाँ मुलायम मिट्टी नहीं होती है, तो खेती के लायक नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग तराई प्रदेश। पहला पॉइंट, जब नदियां भाबर प्रदेश से बाहर निकलती हैं, जब नदियां भाबर प्रदेश से अचानक बाहर निकलती हैं मैदान में, तो शिलाखंडों के चलते नदियों का जल इतना तितर बितर हो जाता है कि भाबर प्रदेश के दक्षिण में सिंधु से लेकर
तीस्ता नदी तक एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, औसतन 20 किलोमीटर की चौड़ाई में। इसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र की चौड़ाई औसतन 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई औसतन 12 किलोमीटर है। भाबर औसतन जान लीजिए, ये पूछेगा नहीं, किसी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा कि भाबर की औसत चौड़ाई क्या है, पूछता नहीं है, समझने के लिए ताकि आप समझ सके। औसत 12 किलोमीटर चौड़ाई में भाबर और औसत 20 से 22 किलोमीटर की चौड़ाई में तराई क्षेत्र। तो नदियों का जल भाबर में इतना तितर बितर हो जाता है कि जब नदियां भाबर से बाहर निकलती हैं तो एक दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती हैं, चारों तरफ तितर बितर पानी हो जाता है, वहां पे नदी की कोई स्पष्ट धारा नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को हम तराई प्रदेश कहते हैं। तराई की औसत चौड़ाई 20 से 22 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, तराई क्षेत्र धान की खेती के लिए उपयोगी है क्योंकि दलदली क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, तराई क्षेत्र में रेंगने वाले जहरीले जीव जंतु की अधिकता पाई जाती है तराई क्षेत्र में। साथ ही यहाँ पर मच्छरों का क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र। स्वास्थ्य के दृष्टि से तराई क्षेत्र अनुकूल नहीं होता है, यह बीमारियों का गढ़ होता है या संक्रामक रोगों का दलदली क्षेत्र है। नेक्स्ट हेडिंग, बांगर प्रदेश। नदी से दूर उत्तर भारत के मैदान में